नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को लेकर एक बार फिर विवाद जो है गर्मा गया है। पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन अब मोदी सरकार ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि सरकारी खजाने पर अत्यधिक राजकोषीय बोझ पड़ रहा है, इसलिए सरकार ने ओपीएस से दूरी बना ली। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं। क्या ओल्ड पेंशन स्कीम का सपना अधूरा रह जाएगा? क्यों सरकार ओपीएस को बहाल नहीं करना चाहती? कर्मचारियों का क्या होगा? पूरे मसले को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। सर नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। मंजीत जी, आपका मनी 9 के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं इस खबर को? कल जो ये खबर आई कि अब ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम भी मत लीजिएगा जी, क्या है ये खबर? सबसे पहले वित्त मंत्री के इस बयान को हम आपसे डिकोड करवाना चाहते हैं, उसके बाद आगे हम चर्चा में ले चलेंगे। जी विशाल जी, एक तो मैं बात ये बता दूं सभी दर्शकों को भी कि सरकारें आज ये कोई पहली बार ऐसी खबर नहीं आई है। पहले जब आपको याद होगा कि मार्च में जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट आया था, उससे ठीक पहले बजट आया था फरवरी में, तब भी भारत सरकार ने यही जवाब दिया था कि हमारा कुछ भी ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोरेशन को लेकर के हमारा कोई प्लानिंग नहीं है, हमारे अंदर कोई इसको कंसिडरेशन को लेकर कोई प्रपोजल नहीं है। तो सरकारें हैं, बोलती रहती हैं। पहले सरकार बोल रही थी कि 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर के कोई सुगबुगाहट नहीं है, ऐलान किया ना। तो ये तो देखिए इनका काम है बोलने का। जो सरकार जो सत्ता में है, प्रश्न लगा था, प्रश्न का जवाब उन्होंने दे दिया कि भाई ओपीएस रिस्टोरेशन का उनका कोई एजेंडा नहीं है जी। तो ओपीएस रिस्टोरेशन का एजेंडा नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि एनपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट किया जा सकता है, और उस तरीके पे तो सरकार भी काम कर ही रही है, हम लोग भी दबाव बना रहे हैं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी, वो कैसे बहाल होती है, स्क्रैप होकर के होती है या कन्वर्ट होकर के होती है, होना है उसको वो होगा। कर्मचारियों का दबाव इतना कमज़ोर नहीं है कि एनपीएस या यूपीएस को ओपीएस में ना कन्वर्ट किया जाए। तो किसी को भी मैं तो कहूँगा कि इन सवालों के जवाबों से मायूस होने की ज़रूरत है नहीं। हमारा आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, हमें भरोसा है, लोगों के साथ पर भरोसा है, और पुरानी पेंशन बहाल होगी। जी सर, आप ही का एक ट्वीट है कि कहा जा रहा है कि सेवा काल में डेथ या डिसेबिलिटी होने पर अगर ओपीएस दी जा सकती है तो रिटायरमेंट पर क्यों नहीं? ये क्या मामला है सर, इसको भी डिकोड कराइए। बहुत अच्छा सवाल है सर। विशाल जी देखिए, 30 मार्च 2021 को भारत सरकार ने इस बात की व्यवस्था कर दी थी कि अगर कोई भी एनपीएस का कर्मचारी है तो रिटायरमेंट से पहले कभी भी किसी भी दिन अगर उसकी डेथ हो जाए या फिर उसके साथ कोई हादसा हो जाए जिसकी वजह से उसके साथ डिसेबिलिटी हो जाए, दोनों ही परिस्थितियों में उसको, उसके परिवार को, उसका जो हिस्सा है एनपीएस में जो 10% उसकी सैलरी से हर महीने कट रहा है, वो पैसा ब्याज सहित वापस कर दिया जाएगा, प्लस 50% अंतिम बेसिक सैलरी का प्लस डीए के साथ पेंशन देने का प्रावधान किया गया। तो आप ये सोचिए कि अगर आदमी कोई 2001 से नौकरी में आया, अगर वो 2001 में ही उसकी डेथ या डिसेबिलिटी हो गई तो भी सरकार उसको ओपीएस दे रही है। अगर उसका रिटायरमेंट 2035 में है मान लीजिए, और 35 से रिटायरमेंट से एक दिन पहले अगर उसके साथ हादसा हो गया तो भी सरकार उसको ओपीएस दे रही है। तो हम यही बात की डिमांड कर रहे हैं कि जब अगर 35 साल की नौकरी के दरमियान कभी भी उसके साथ हादसा या होता है, डिसेबिलिटी होती है, तो ऐसे केस में जब आप ओपीएस दे सकते हैं तो पूरी नौकरी करने के बाद अगर रिटायर हो रहा है तो उसमें देने में क्या दिक्कत है? एक दिन पहले हो रहा है तो आप दे रहे हो, 10 साल पहले हो रहा है तो भी आप दे रहे हो, 20 साल पहले हो रहा है तो भी आप दे रहे हो, तो फिर पूरी नौकरी 35 साल करके रिटायर हो रहा है उसमें देने में क्या दिक्कत है? तो दी जा सकती है ओपीएस, सरकार को उस तरफ सोचना पड़ेगा। जी, अब मंजीत जी, तमाम कमेंट सेक्शन में अगर हम देखें तो हमारे व्यूअर्स ये सवाल पूछते हैं कि सरकार से ये सवाल पूछिएगा कि जिस तरह से माननीय मंत्री साहब को या जितने भी विधायक हैं और तमाम तरह के जितने भी गणमान्य लोग हैं उनको पेंशन मिल रहा है, यहाँ तक कि जजेस को भी इस मामले में लपेटा जाता है कि कहा जाता है कि ओआरओपी के तहत उनको भी पुरानी पेंशन या तमाम तरह की पेंशन की सुविधाएं मिल रही हैं, तो सरकारी कर्मचारियों को क्यों नहीं? ये मामला भी हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या है सर? जी विशाल जी, एक तो बात यह है कि जो जजेज को पेंशन मिल रही है या जो माननीयों को पेंशन मिल रही है, चाहे वो विधायक हों चाहे वो सांसद हों, कहीं के भी हों,
किसी भी विधानसभा के हों और किसी भी, चाहे लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों। पहली बात तो इनको ओपीएस नहीं मिल रही है, ये बहुत बड़ा एक मिथक है कि इनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रही है। उनकी पेंशन का फार्मूला एकदम अलग है जी। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 1-2 महीने पहले ही जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो इस बात पर विधायकों ने अपील की कि उनकी जो पेंशन मिलती है उसमें डियरनेस अलाउंस दिया जाए। इसका मतलब ये है कि उनकी पेंशन में महंगाई भत्ता अभी तक शामिल ही नहीं है, विशाल जी। जी। दूसरी बात, हम जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं, सांसदों की पेंशन, तो वो 5 साल कोई सांसद रहता है तो 5 साल काम करने के बाद उसको 25,000 रुपये की पेंशन मिलती है। मान लीजिए फिर वो दोबारा सांसद बन गया, तो दोबारा जब भी सांसद बनता है तो हर साल का, जितने साल वो रहेगा, 1 साल का 5,000 रुपये उसकी पेंशन बढ़ती है। यानी कि मान लीजिए कि अगर वो 5 साल फिर से सांसद रह गया तो उसकी 25 + 25 50,000 रुपये की पेंशन उसकी बनेगी। तो उनकी पेंशन इस पैटर्न पर चलती है। उनकी पेंशन में कोई बेसिक सैलरी नहीं है, उनकी पेंशन में कोई डियरनेस अलाउंस नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जी, देखिए, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई उनकी पेंशन ख़त्म कराने की नहीं है, हमारी लड़ाई अपनी पेंशन शुरू कराने की है। देखिए, माननीयों के पास, देखिए मैं तो ये कहूँगा कि शायद 1-2% ऐसे माननीय होंगे जो बिना पेंशन के गुजारा ना कर पाए। नहीं तो उनको क्या है, अभी मोदी जी कहेंगे कि कल से हम अपने सांसदों की पेंशन बंद करने के लिए तैयार हैं, तो क्या कर्मचारी तैयार हो जाएगा? तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, हमारी डिमांड किसी की ख़त्म कराने की नहीं है, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कराने की है। वो अपनी रखें ना रखें, चलाएं ना चलाएं, लेकिन कर्मचारियों की पुरानी पेंशन शुरू करें, ये इम्पोर्टेंट है। जी। अमनजीत जी, अब आपके जितने भी जो वक्तव्य है उसके और प्लस वित्त मंत्री जी के बयान को अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो कहा जा रहा है कि सरकार के खजाने पर भारी भरकम बोझ पड़ेगा। इस मामले को लेकर आप कुछ आंकड़े लाए हैं, उसको पेश करने की हम कोशिश करेंगे। पीसीआर से हम अनुरोध करेंगे कि ऑन स्क्रीन उसको चलाइए भी, और आप विषयवार तरीके से एक एक पॉइंट से उसको समझाइए कि क्या है वो पूरा मामला। जी जी विशाल जी, देखिए, वित्त मंत्री जी ने कहा कि वित्तीय अवहनीयता के चलते ओल्ड पेंशन स्कीम पर हम वापस लौट नहीं सकते। ये टेक्निकल टर्म भी समझाइएगा हमारे व्यूअर्स को। ये देखिए, बिल्कुल। देखिए, आज से 20 साल पहले जो कर्मचारियों की संख्या थी वो अलग थी और आज की डेट में कर्मचारियों की संख्या अलग है। दूसरी बात है, पहले कर्मचारी या कोई भी जो भारत की जो जीवन प्रत्याशा दर थी वो 67 ईयर्स के आसपास थी, अभी वो 70 पार कर गई है। कर्मचारियों के मामले में लोग 85 साल, 90 साल, 80 साल लोग जीते हैं आमतौर पर। तो इस तरह से अब मेडिकल फैसिलिटी पहले नहीं थी, अभी बेहतर मेडिकल फैसिलिटी हो गई, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो बहुत शानदार मेडिकल फैसिलिटी हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकारें ये कहती हैं कि जैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो उनके टोटल बजट पर 14% तो केवल पेंशन और भत्तों पे खर्च होता था। तो इन चीज़ों को लेकर के सरकार जो डेटा प्रस्तुत करती है, देखिए, कुछ चीज़ों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, कुछ चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। तो मैं एक बात कहूँगा कि भारत सरकार ये बात शुरू से कह रही है कि चूँकि पेंशन और इनकी जो सैलरी के ऊपर इतना खर्च है, इसको बियर करने में आगे सरकारें नाकाम हो जाएंगी और दिवालिया हो सकती हैं, ये उनका तर्क है। तो जब एनपीएस में 10 और 10% का अनुदान होता था, कर्मचारी का भी 10% और सरकार का भी 10%, हम लोगों ने डिमांड करी, लड़ाई लड़ी, तो सरकार ने एकदम से अपने कंट्रीब्यूशन को 40% बढ़ा दिया, 10 से 14 कर दिया। अब आप देखिए, आप 40% कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हो, 4% नहीं है ये, 40%। जहां आपको 1 लाख रुपए देने पड़ रहे थे वहां आपको 1,40,000 देने पड़े। तो आपने 40% बर्डन एकदम से बढ़ा दिया। फिर आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का आप एक जो है मुलम्मा लेकर के आ गए, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपने क्या किया कि 40.5% तकरीबन, यानी 10 से बढ़ा के 14, फिर 14 से बढ़ा के 18.5 कर दिया आपने। अब देखिए, अगर इसको कंपैरेटिवली समझें कि जहां आपको 10 रुपये देने पड़ रहे थे वहां अब आप 18.5% दे रहे हो, तो 18.5 का मतलब 80.5% आपने अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दिया। अब देखिए, जो मैं बात कहना चाहता हूं जी सर, कि भारत सरकार में अगर आप इस पर देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी संख्या आज की डेट में 27,63,033 है सेंट्रल गवर्नमेंट के। वहीं स्टेट गवर्नमेंट के इस समय 71,32,125 एम्प्लॉई हैं आज की डेट में। और अगर हम इनके कॉर्पस की बात करें, जो इनका पैसा
हाँ जो सर। एनपीएस में लगा हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा है 3,84,016 करोड़ रुपए, जी जी जी, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए। ठीक है सर, ठीक है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो 7,13,000 सॉरी ये 71 लाख ना सर? हाँ नहीं मैं आपको फंड एसेट्स बताना चाह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का 3,84,016 करोड़ रुपए हो गया, ठीक है। और वहीं स्टेट गवर्नमेंट का हो गया 7,63,144 करोड़ रुपए। ओके। अगर मैं टोटल एसेट्स की बात करता हूं कि एनपीएस में, क्योंकि एनपीएस में क्या है कि अटल पेंशन योजना भी है, अभी एनपीएस वात्सल्य भी आ गया, कुछ और टियर 1 भी है, टियर 2 भी है जी। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर के कल माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के हवाले से ये बात पता चली है जी कि आज तक का जो डेटा है वो 15.5 लाख करोड़ का है। ओके। मतलब 15.5 लाख करोड़ रुपए एनपीएस में इन्वेस्ट हो चुके हैं। अब ये इन्वेस्ट कैसे हुए हैं? इन्वेस्ट हुए हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत। मतलब एक बार पैसा जाएगा तो वो जब तक रिटायर नहीं हो जाएगा कर्मचारी तब तक वो पैसा वहीं इन्वेस्ट रहेगा। जी, कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है सर? ये भी हम ये आपसे समझ बेसिकली रहे हैं। एलआईसी में है, यूटीआई में है और एसबीआई में है। ये 3 जो भारत सरकार के पीएसयू हैं। सरकार जो डिफॉल्ट ऑप्शन में एलआईसी, आप कंटिन्यू कीजिए सर। एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई में इस कॉर्पस को लगा के रखी हुई है। ठीक है, ठीक है। हालांकि उसने ये परमिशन दी है कि अगर कोई कर्मचारी चाहे तो अपना इनके अलावा भी फंड मैनेजर में वो पैसा लगा सकते हैं। जी जी। तो आप देखिए कि ऐसे मोटा मोटा मान लीजिए कि 15 लाख करोड़ रुपए है तो 5 लाख करोड़ रुपए एलआईसी के पास है, 5 लाख करोड़ एसबीआई के पास है और 5 लाख करोड़ ही तकरीबन यूटीआई के पास है। तो अब अगर देखिए कि मान लीजिए सपोज दैट ये मतलब जो है चूँकि 98,95,158 कर्मचारी टोटल होते हैं जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के मिला करके। अब आप ये सोचिए कि 98,95,158 जो कर्मचारी है जो एनपीएस में आ रहा है, हर महीने उसकी सैलरी के 24% के बराबर 10% एम्प्लॉय का और 14% सरकार का, यानी कि लगभग सैलरी का 1/4 हिस्सा जी वो मार्केट में निवेशित हो रहा है। वो तकरीबन बैठता है 10,000 करोड़ रुपए। ओके। मतलब 10 से 12,000 करोड़ रुपए के वो बीच में है। तो आप सोचिए कि 10,000 या 12,000 करोड़ रुपए हर महीने एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई को मिलता है, तो आप ऐसे समझिए कि इनकी मार्केट वैल्यू कितनी स्ट्रांग हो गई होगी। तो ऐसे अगर एनपीएस को अचानक से मान लीजिए स्क्रैप कर दिया गया, मान लीजिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आज से एनपीएस खत्म, जी, जस्ट लाइक 2004 में कहा गया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाकर अब आप लोग को एनपीएस में स्विफ्ट करना है। बिल्कुल। मान लीजिए उन्होंने कहा कि एनपीएस आज से खत्म, हम कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। तो एनपीएस खत्म होने का मतलब ये हुआ कि कल से इन बैंकों के पास जो 4-4 हज़ार करोड़ रुपए हर महीने जा रहे थे वो जाने बंद हो जाएंगे, यानी इतनी इनको स्ट्रेंथ मिलनी बंद हो जाएगी। प्लस इनका मार्केट पर से ट्रस्ट कमज़ोर होगा। इनके जो शेयर की कीमत है आज की डेट में, देखिए एलआईसी का जो शेयर है जी, वो एनपीएस का शेयर वो 47 रुपये 81 पैसे में है जी। यूटीआई का जो शेयर है वो 47 रुपये 64 पैसे में है और एसबीआई की जो यूनिट है वो 48 रुपये 94 पैसे में है। अच्छा। तो आप ये समझिए कि ये 4 साल पहले कोविड पेंडेमिक के समय ये लगभग 20 से 22 रुपए के बीच में थी। अच्छा। यानी ऐसे समझिए कि लगभग इन 4-5 सालों में ये डबल हो गया। ओके। अब अगर इस सिस्टम को स्क्रैप किया गया तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू घट करके फिर 20 और 22 पर जा सकती है। जी, जी। यानी कि जो 15 लाख करोड़ है वो 7 लाख करोड़ रह जाएगा। ओके। ओपीएस तो बहाल हो जाएगी लेकिन फिर जो ये 7 लाख करोड़ रुपए डूब गया तो वो पैसा किसका है? पैसा तो हमारा ही है, हम सब कर्मचारियों का ही है। तो जो सरकार के जो जवाब हैं कि हम इस पैटर्न पर नहीं जा सकते कि एनपीएस को हम स्क्रैप कर दें और फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करें, और इसीलिए ये हमको कठिन लगता है। हमको ऐसा नहीं कि नामुमकिन या असंभव नहीं है, लेकिन आज की डेट में जो भारत की जो इकोनॉमी है उसके लिहाज से इसको स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लगता है, और ये थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि ये मुमकिन नहीं है। और शायद इसी वजह से विपक्ष ने 2024 के लोकसभा मैनिफेस्टो में इसको अपने एजेंडे में नहीं रखा। 25 गारंटी रखी लेकिन इसको नहीं रखा। ये वही वजह है। हम ये कहते हैं कि जब 30 मार्च 2021 में एनपीएस को ऐसे चलता रहे, हमारा अंशदान 10% जा रहा है, उसको जीपीएफ मान लिया जाए,
उस पर जीपीएफ की सुविधा दे दी जाए, हम जब चाहें अपने हिस्से में से निकाल सकें। सरकार ने 14 को बढ़ा करके 18.5% कर दिया है विशाल जी। अब देखिए 18.5% मैं आपको बता दूंगा, अगर कि कोई कर्मचारी 30 साल की नौकरी करता है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह रहा हूँ कि सरकार पूरा का पूरा 18.5% रिटायरमेंट पर हमें दे दे, हम उससे पेंशन नहीं मांगेंगे। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो ये कह दे, इस बात की तस्दीक कर दे, केवल और केवल एनपीएस में एक अमेंडमेंट कर दे और ये कह दे कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन उसका रिटायरमेंट होता है उससे 1 या 2 महीने पहले वो चाहें तो एनपीएस से पेंशन ले ले और चाहें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में चला जाए। अब कैसे? हम ये कह रहे हैं कि एनपीएस से पेंशन का मतलब जो 18.5% सरकार ने कर दिया है, वो सारा का सारा जितना भी पैसा बना है कार्पस, वो चाहे 1 करोड़ हो चाहे 10 करोड़ हो, सारा का सारा पैसा कर्मचारी को दे दो। वो कैसे पेंशन लेगा उस पर छोड़ दो। अगर वो ये कर रहा है कि जो 18.5% आपने डे 1 से 30, 32, 35 साल तक डाला है, तो वो पैसा आप 18.5% अपना वापस ले लो और उसको ओपीएस दे दो। तो आपका पैसा क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस के तहत आप ही के पास एक दिन वापस पहुंच जाएगा। इकोनॉमी किसकी ग्रो करेगी? आपकी करेगी, भारत की करेगी। ओवरऑल इकोनॉमी जो है ग्रो करती हुई नजर भाई मतलब आज 98,95,000 कर्मचारी हैं। जब भी वो रिटायर होना शुरू होंगे, मान लीजिए 2033 में 1 लाख लोग रिटायर होते हैं, सपोज दैट कम से कम 1 लाख लोग रिटायर होंगे, तो 1 लाख लोगों का अगर 1 करोड़ भी एक आदमी का मान लो सरकारी अंशदान जो 18.5% है, तो वो जब वापस जाएगा तो 1 लाख करोड़ हो जाएगा। उससे सरकार पैसा ले ले और सरकार उन कर्मचारियों को ओपीएस के इक्विवेलेंट पेंशन देना शुरू करे। और ये हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं आपको। ये हमने प्रूफ किया। मैं आपको एक डेटा के साथ बता दूं कि हमने एक डेटा कैलकुलेट किया। जी सर प्लीज। कि देखिए एक 4600 ग्रेड पे का कर्मचारी 34 साल नौकरी करता है। मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की बात करता हूँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई अगर 34 साल नौकरी करता है तो जो 18.5% जो कार्पस हुआ, यानी कि सरकार वाला अंशदान जो यूपीएस में उसने 18.5% कर दिया, तो वो अंशदान 3,36,54,000 रुपए बनेगा जाकर के। मिनिमम बनेगा इतना। तो अगर 3,36,54,000 रुपए या तो सरकार ले ले, अपना हिस्सा वापस ले ले। ठीक है। तो एक बार फिर से मंजीत जी बताइएगा। 24% का कंट्रीब्यूशन 4,36,07,000 24% का बनेगा। ठीक। ये 10 + 14 है। ठीक है। हाँ, हमें क्या चाहिए? 14% सरकार का। हम कह रहे हैं इसमें से 18.5 सरकार ने कर दिया। सरकार ने तो अपना कंट्रीब्यूशन 14 को बढ़ा करके 18.5 कर दिया। तो मैं जो बात कह रहा हूं, जो 18.5% अगर एक जगह हो तो वो 4600 ग्रेड पे वाले कर्मचारी का 34 साल की नौकरी में 3,36,54,000 मिनिमम बनेगा। ठीक है। अब देखिए उसको जो पेंशन मिलनी चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम में, उसे पहली पेंशन 2,25,088 रुपए की बनती है। ये ओपीएस की पेंशन है। ठीक है। 34 साल के बाद अगर वो रिटायर होता है। अब देखिए 3,36,54,000 ये किसका पैसा है? ये केवल और केवल सरकार वाला अंशदान है, क्योंकि 18.5% है। हमने 10% को जीपीएफ में मान लिया। 10% तो हमारा था, हमारे पास आ गया, वो अब सरकार के पास नहीं है, वो एज जीपीएफ हमारे पास आ गया। अब मैं ये बात कह रहा हूँ, ये जो 3,36,54,000 है, हम ये सरकार को देने के लिए तैयार हैं अगर वो हमें 2,25,088 रुपए की पेंशन दे दे और डीए के साथ दे दे, ओपीएस के तहत, ओपीएस के आधार पर। तो देखिए अगर मैं इस 3,36,54,000 रुपए को केवल 7% के एनुअल इन्वेस्टमेंट में, जो एनुअल इंक्रीमेंट फिलहाल जो बैंक्स जो ऑफर कर रही हैं, तो हम अगर इसको डाल देते हैं, हम किसी भी बैंक को दे दें ये पैसा, तो 1,96,000 रुपए पर मंथ बन जाती है। 2.25 लाख और 1,96,000 के बीच में केवल 30,000 रुपए का अंतर है, 29,000 का। तो आप देखिए कि अगर ये पैसा मैं ले लेता हूं तो 2.25 लाख तो नहीं, लेकिन 1,96,000 रुपए की पेंशन मैं कहीं भी मार्केट से उठा सकता हूं। प्लस ये पैसा भी मेरा हो जाएगा। मूल पैसा तो बैंक में रहेगा। मूल पैसा तो बैंक में ही रहेगा। और 2 लाख का हमेशा हर महीने आते भी रहेगा। हम जो सरकार से बात कह रहे हैं कि भाई आप अपना 3,36,54,000 पूरा का पूरा ले जाओ, हमको 2,25,000 रुपए वाली पेंशन दे दो जब तक जिंदा रहें। जल्दी मर जाए तो आपका फायदा है, आपका पैसा तो बच गया। फैमिली पेंशन तो 60% रह जाती है। अगर 2,25,000 पेंशन नए नियम के अनुसार 60% जो फैमिली पेंशन की बात कही जा रही है जी, उस हिसाब से भी अच्छा हूँ भाई। अगर मान लीजिए कोई आदमी जिसने 2,25,000 रुपए की पेंशन लेनी शुरू की और 6 महीने बाद मर गया, सपोज दैट, तो उसने 3,36,00,000 छोड़ दिए और 2,25,000 की पेंशन ली और 6 महीने बाद मर गया, तो 6 महीने बाद सरकार को 2,25,000 की जगह 1,20,000 पेंशन देनी पड़ेगी।
आधी रह गई, 60% रह जी। गई। तो सरकार का तो फंड बच गया। हम ये कह रहे हैं 18.5% सारा हमको दे दो, हम नहीं मांगेंगे आपसे पेंशन, मांगेंगे ही नहीं। लेकिन आप डाल भी रहे हो और दे भी नहीं रहे हो, क्योंकि हाथी के दांत वाली आपने पोजीशन कर दी। फिर कह रहे हो हम ओपीएस भी नहीं बहाल करेंगे। तो आप दोनों तरफ से चट्ट भी मेरी पट्ट भी मेरी, ऐसे तो नहीं चलेगा। जी। हम तो आपका पैसा, अगर इकोनॉमी के दबाव की बात है विशाल जी, तो हम 3,36,54,000 रुपए सरकार के फंड में वापस करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हमें ओल्ड पेंशन दे दी जाए। जी। इतनी सी बात है। और सरकार एक तरफ 18.5% एक्स्ट्रा डाल भी रही है और पेंशन भी नहीं देना चाह रही है। तो ये नहीं चलेगा, हम लोग आंदोलन करेंगे और ये होने भी नहीं देंगे हम लोग। अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम आप देख रहे हैं, पूरी तरीके से फेल हो गई है। बस उसी पे आना चाह रहे थे मंजीत जी। जिस तरह से जो खबरें आ रही थी, सरकार ने कहा कि एनपीएस को और बढ़ावा देने के लिए हम लोग यूपीएस को लाते हुए नजर आ रहे हैं, उसको और एट्रैक्टिव बनाने के लिए कहा गया। बहुत सारे प्रसार किए गए, यूपीएस कैलकुलेटर को भी बड़े तामझाम से जो है लॉन्च किया गया। कहा गया कि इससे देखिए आपको पता चल जाएगा कि इसके तहत कितना आपको सैलरी मिलेगा, कितना आपको पेंशन मिलेगा, तमाम तरह के कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। लेकिन जो ताज़ा आंकड़ा आया सर, जो ऑथेंटिक आंकड़ा आया, सरकार ने खुद कहा कि आउट ऑफ 30 लाख कर्मचारी मात्र 31,000 लोगों ने यूपीएस को ऑप्ट किया है। डेडलाइन में बहुत करीब आती हुई नजर आ रही है। मेरा 2 प्रश्न आपसे, क्या सरकार डेडलाइन को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी? और दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्यों यूपीएस को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं कर्मचारी संगठन? आउट ऑफ 30 लाख ओनली 31,000 आर ऑप्टिंग फॉर द यूपीएस। जी देखिए, रही बात डेट एक्सटेंशन की, तो सरकार चाहे जितना डेट एक्सटेंशन कर ले उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जी। जो 30-32 हज़ार लोग यूपीएस में गए हैं वो केवल वो लोग हैं जो या तो रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं। ये कोई भी वो कर्मचारी नहीं है जिनकी सेवाएं 30 साल के आसपास हों। इनकी शॉर्ट सर्विसेज है, 15-20 साल वाले लोग हैं ये, तो उनकी मजबूरी हो गई, वो यूपीएस में चले गए। सरकार डेट एक्सटेंशन भी कर ले तो भी यूपीएस को ऑप्ट करने वालों की संख्या नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि यूपीएस को लोग कब ऑप्ट करेंगे? हमने पहले भी कहा है, आप यूपीएस कर दो, पीपीएस कर दो, एमपीएस कर दो, कुछ और नाम ले आओ या ओपीएस ही रख दो, लोग ऑप्ट तब करेंगे जब कर्मचारी का अंशदान आप पूरा निकाल करके ब्याज सहित कर्मचारी को दे दोगे और फिर जितनी उसकी पेंशन बनती है 20 साल पे 50% और 20 साल से अगर कम है तो उसी अनुपात में आप कम कर दीजिए। यहाँ कर्मचारी एग्री है, क्योंकि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या था कि पहले 10 साल की नौकरी पूरी होने के बाद कभी भी रिटायर होता था तो उसको 50% पेंशन मिल जाती थी। हालांकि इससे पहले यानी 6 पे कमीशन से पहले वो लगभग 33 साल की सर्विस हुआ करती थी। मंजीत बाबू, सरकार भी तो ये कहती हुई नजर आई थी कि देखिए यूपीएस जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वो हूबहू ओपीएस की जैसा है, जिसकी इसमें भी आपको हम गारंटीड जो पेंशन है वो देने की बात कह रहे हैं कि अगर आपकी जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद आपको फैमिली पेंशन देखिए उसको भी मैंने बढ़ाया 60% के आसपास किया है। तो उसको तो कहा जा रहा था कि बहुत अच्छा है, कर्मचारियों के हित की बात है, लेकिन फिर उसमें क्यों रोष आ रहा है? वो भी देखिए, वो बात वो सही कह रहे हैं। उसमें 2 प्रॉब्लम है। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम के बराबर पेंशन देने की पेशकश या गारंटी तो रखी, लेकिन उसकी शर्त उन्होंने जो रखी वो ये है कि जो कर्मचारी, नहीं केवल 25 साल तो छोड़ दीजिए, वो तो दूसरा मैटर हो गया कि भाई सर्विस लेंथ 25 साल कंसिडर किया। उसकी शर्त ये है कि कर्मचारी का जितना पैसा आज तक जमा हुआ 30-32 साल की नौकरी में, उसका 80% हड़पने के बाद दिया। ये रोष है। अगर मैंने पूरी नौकरी में 1 करोड़ रुपए मेरा इकट्ठा हुआ 10% कटौती के हिसाब से, तो उस 1 करोड़ में से 80 लाख सरकार हड़प रही है, तब जाकर के हमें वो 50% की गारंटी दे रही है डीए के साथ में। और वो भी 50% आखिरी वेतन का नहीं है, बल्कि 12 महीने के औसत वेतन का है, एवरेज जो करना। दूसरी बात, 50% उसी को दे रही है जिसकी नौकरी कम से कम 25 साल की है। ये प्रॉब्लम है। तो हमारा पैसा 80% हड़पने के बाद अगर आप 50% दे रहे हो तो कोई हम पर एहसान नहीं कर रहे हो। और आप लोग का मांग क्या है कि 80% पैसा हमारे पास रहेगा तो उसको हम बैंक में रख देंगे, 7% की दर पे भी अगर रख देंगे तो अच्छा खासा हमको पैसा बिल्कुल मिलेगा। तो जब हमारी डिमांड ये है कि हमारा जो 80% सर मैं ये प्रोसेस समझना चाह रहा हूँ, तो क्या जो थिंक टैंक जो हैं सरकार के, क्या उन्होंने इस चीज़ का आकलन नहीं किया या बिना सोचे समझे विदाउट प्लानिंग उन्होंने ऐसा चीज़ पेश कर दिया क्या यूपीएस? देखिए, अगर विदाउट प्लानिंग नहीं किए तो कोई आदमी इस स्कीम को कैसे बना सकता है कि आज आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, अगर 25 साल की आपकी नौकरी हो गई और आज आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो और अभी भले ही आपकी 10 साल की मतलब जो है रिटायरमेंट की एज पड़ी है, आप 50 साल में, मान लीजिए 25 साल में नौकरी में आए और 50 साल की उम्र में आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, तो अब 10 साल तक वो कह रहे हैं आपको कुछ पेंशन नहीं मिलेगी। तो 10 साल तक क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा, दवाई कहाँ से कराएगा?
ट्रैवल कैसे करेगा? मतलब बिना पैसे के क्या आप उसे कोई इंजेक्शन दे दोगे कि वो जिंदा रहेगा बिना खाए पिए पहने ओढ़े? तो ये अगर प्लानिंग सही से की गई होती तो शायद ये कमी रहती ही नहीं। अगर आप उसे वॉलंटरी रिटायरमेंट दे रहे हो जिस दिन से, तो उस दिन से आपको पूरी पेंशन देनी पड़ेगी, क्योंकि वो रिटायरमेंट है। आपको कैसे पता कि वो 10 साल जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये प्लानिंग ठीक से नहीं की गई, और जिन लोगों ने भी इसको बनाया है, मैं कहूँगा कि उन्होंने शायद इस बात को ना तो वो समझ पाए हैं, या तो समझने में उनके कहीं कुछ मतलब जो है वो कैपेबिलिटीज़ में कुछ कमी थी, या शायद वो इस मुद्दे को ही नहीं समझ पाए कि लोग डिमांड क्या कर रहे हैं। आप 80% पैसा हड़पने के बाद कह रहे हो हम 50% पेंशन देंगे। भारत का 90% कर्मचारी लेवल 1 से लेकर के लेवल 6 में काम करता है। लेवल 6 के ऊपर केवल 10% कर्मचारी है, और जो लेवल 1 से लेकर के लेवल 6 तक का कर्मचारी है उसकी तो सैलरी ही बहुत कम है आज की डेट में भी। सबसे छोटा कर्मचारी अगर आज नौकरी में आता है तो उसको मैक्सिमम 27,000 रुपये पेंशन मिलेगा आज की डेट में। अब आप बताइए कि 27,000 रुपये में वो अपने बच्चों को कैसे एजुकेशन अच्छी देगा, कैसे मेडिकल फैसिलिटी अच्छी देगा, कैसे HDI के तौर पर बढ़िया खाएगा, बढ़िया पहनेगा, बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेगा? क्या ये पॉसिबल है? तो अभी आज से अगर मैं बात करूं, 2008 में मेरी खुद की सैलरी 26,000 रुपये थी, और उस समय गोल्ड का रेट 12,500 रुपये था। यानी कि गोल्ड के रेट से तकरीबन 2.25 गुना। और अभी सैलरी कितनी है? 16-17 साल नौकरी करने के बाद सैलरी पहुंच रही है मुश्किल से 1,40,000 रुपये, ग्रॉस की बात कर रहा हूं। और सोना आप देखिए कहाँ पहुंच गया, लाख के पार। सोना लाख के पार है। तो जो महंगाई है उसके मुकाबले लोगों की तनख्वाहें बढ़ी ही नहीं। छोटे कर्मचारियों के साथ और बहुत बड़ी दिक्कत है। पैरामेडिकल फोर्सेस की बात करें अगर, जो पैरामिलिट्रीज जो फोर्सेस हैं, हार्ड नौकरी करते हैं, 40 डिग्री -40 डिग्री में नौकरी करते हैं। 20 साल नौकरी करने के बाद शरीर में तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। वो 20 साल के बाद नौकरी करने लायक नहीं रह जाते, वो घर जा कर के वापस जाना चाहते हैं। आपने 5 साल बढ़ा दिया। 5 साल काटना 5 साल के बराबर नहीं है। आपका 1 साल और उनका 5 साल बराबर है उनका। तो ऐसी स्थिति में उनको जबरन आप रोक रहे हो। वहाँ पर आप यंगस्टर्स लो ना, मतलब आप कह रहे हैं कि बहाली निकालिए। हाँ। जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको एड्रेस कीजिए। भाई आप 20 साल में वॉलंटरी दे रहे थे, 20 साल में जाने देते। आप ये अगर कहते कि ठीक है हम 25 साल में 50% पेंशन देंगे, 20 साल में 40% पेंशन देंगे, तो भी लोग समझते कि आप उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप उन्हें बैरंग वापस भेज रहे हो, बिना पैसे के, बिना पेंशन के। चलिए मंजीत जी, अब ये तो बात हो गई ओल्ड पेंशन स्कीम की। NPS को भी समझा हम लोगों ने, UPS को भी समझा।